हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज अपन पढ़ेंगे जीव जगत में विविधता क्या होती है, नाम पद्धति के बारे में पढ़ेंगे, टैक्सोनॉमी क्या होती है और सिस्टमैटिक्स क्या होती है। इन सब चीज़ के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो ठीक है, तो आज अपन स्टार्ट करते हैं। जीव जगत में विविधता। यदि आप अपने आसपास देखें तो आप जीवों की बहुत सी किस्में देखेंगे। ये किस्में गमले में उगने वाले पौधे, कीट, पक्षी, पालतू अथवा अन्य प्राणियों पौधे की हो सकती है। देखो, जब भी अपन अपने आसपास देखते हैं तो अपन जीवों की बहुत सारी किस्में देखते हैं। जी, उनमें से क्या, जैसे कि गमले में उगने वाले पौधे, कीट, पक्षी, पालतू जानवर, अन्य प्राणी, पौधे। ठीक है। बहुत से ऐसे भी जीव हैं जिन्हें आप आंखों की सहायता से नहीं देख सकते, लेकिन आपके आसपास ही हैं। देखो, अब इस दुनिया में ना कई सारे ऐसे भी जीव हैं जिन्हें अपन अपनी आंखों की सहायता से नहीं देख सकते, लेकिन अपने आसपास ही मौजूद होते हैं। जैसे कि बैक्टीरिया, ये फंगस वगैरह, ये सब अपने आसपास रहते हैं, लेकिन अपन को अपनी खुली आंखों से दिखते नहीं हैं। यदि आप अपने अवलोकन के क्षेत्र को बढ़ाते हैं तो आपको विविधता की एक बहुत बड़ी श्रृंखला दिखाई पड़ेगी। देखो, अगर अगर कोई व्यक्ति अपने अवलोकन के क्षेत्र को बढ़ाता है, मतलब रिसर्च के एरिया को बढ़ाता है, तो उसे विविधता की एक बहुत बड़ी श्रृंखला दिखाई देगी। जैसे अपन एग्जांपल ले लेते हैं। अगर अपन अपनी कॉलोनी में देखें तो देखो, कॉलोनी में क्या क्या मिल सकता है अपन को। मानव, कुत्ता, बिल्ली, कुछ पेड़, कुछ पौधे, कुछ जानवर मिलते हैं। वहीं अगर अपन कॉलोनी से अपन किसी पूरे शहर की बात करें, एक शहर की बात करें, तो शहर में क्या है, मानव, कुत्ता, बिल्ली, कई सारे पेड़, कई सारे पौधे। मतलब एक कॉलोनी की तुलना में शहर में तो बहुत कई प्रकार के पेड़ पौधे मिलते हैं ना। इसी प्रकार से जब अपन अपना अवलोकन क्षेत्र बढ़ाते हैं, मतलब छोटे क्षेत्र से अपन बड़े क्षेत्र, अवलोकन क्षेत्र बढ़ाते हैं, तो अपन को विविधता की एक बहुत बड़ी श्रृंखला दिखाई देती है। स्पष्टतः यदि आप किसी सघन वन में जाएं तो आपको जीवों की बहुत बड़ी संख्या तथा उनकी कई किस्में दिखाई देंगी। अगर मानो अपन किसी सघन वन में जाते हैं, घने जंगल में जाते हैं, तो वहाँ तो उस जंगल में आपको क्या है, जीवों की बहुत बड़ी संख्या दिखाई देगी और साथ में उनकी कई किस्में दिखाई देंगी। प्रत्येक प्रकार के पौधे, जंतु अथवा जीव जो आप देखते हैं किसी एक जाति का प्रतीक है। अब देखो, अपन रोज जिस भी मतलब किसी प्रकार का पौधा देखते हैं, जंतु देखते हैं, जीव देखते हैं, वो सब में अपने आप में एक जाति का प्रतीक है। अब तक की ज्ञात तथा वर्णित स्पीसीज की संख्या 1.7 मिलियन से लेकर 1.8 मिलियन है। देखो, अब तक लगभग 1.7 मिलियन से लेकर 1.8 मिलियन तक स्पीसीज को अपन ने खोज लिया और इनका अपन ने किताबों में वर्णन कर लिया है। ठीक है। हम इसे जैविक विविधता अथवा पृथ्वी पर स्थित जीवों की संख्या प्रकार कहते हैं। तो देखो, जैविक विविधता क्या होती है? पृथ्वी पर स्थित जीवों की संख्या और पृथ्वी पर स्थित जीवों का प्रकार, यानी 1.7 से लेके 1.8 मिलियन टाइप इतने प्रकार के जो जीव जंतु पाए जाते हैं, पेड़ पौधे पाए जाते हैं, इनको इसे अपन क्या बोलते हैं? जैविक विविधता कहते हैं। हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि जैसे जैसे हम नए तथा यहाँ तक कि पुराने क्षेत्रों की खोज करते हैं, हमें नए नए जीवों का पता लगता रहता है। तो देखो, जैसे जैसे अपन नए क्षेत्रों में जाएंगे तो अपन को नए जीवों का पता लगता रहता है। साथ में ही अगर अपन पुराने क्षेत्रों की अच्छे से गहराई से खोज करें तो वहाँ पे भी अपन को नए जीवों का पता लगेगा। ठीक है। जैसा कि ऊपर बताया गया है कि विश्व में कई मिलियन पौधे और प्राणी हैं। देखो कितने विश्व में कितने मिलियन पौधे प्राणी हैं? 1.7 से लेके 1.8 मिलियन तक जीव हैं। ठीक है। इसमें पेड़ पौधे और प्राणी दोनों आते हैं। ठीक है। हम पौधे तथा प्राणियों को उनके स्थानीय नाम से जानते हैं। हम देखो, हम मतलब जो अपने रोजमर्रा के पेड़ पौधे हैं उनको अपन किस नाम से जानते हैं? स्थानीय नाम, लोकल नाम से जानते हैं। ठीक है। ये स्थानीय नाम एक ही देश के विभिन्न स्थान के अनुसार बदलते रहते हैं। ये जो स्थानीय नाम, लोकल नाम होते हैं ना, वो क्या है, एक देश मतलब एक ही देश के अंदर एक राज्य से दूसरे राज्य में चले जाओ या फिर एक सिटी से दूसरी सिटी में चले जाओ, तो अपन को थोड़ा बहुत दूर जाने पर, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने पर ये नाम बदलते रहते हैं।
यदि हमने कोई ऐसी विधि नहीं निकाली जिसके द्वारा हम किसी जीव के विषय में चर्चा कर सकें तो शायद इससे भ्रमकारी स्थिति पैदा हो सकती है। देखो, तो इसमें कह रहे हैं कि अगर 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 अपन ने कोई ऐसी विधि नहीं निकाली जिसके द्वारा अपन मतलब दो लोग आपस में डिस्कस करें कि वो किस जीव आपस में डिस्कस कर सके कि वो किस जीव के विषय में चर्चा कर रहे हैं, अगर ऐसी कोई विधि नहीं निकाली तो क्या इससे क्या भ्रमकारी स्थिति पैदा हो जाएगी। ठीक है। प्रत्येक जीव का एक मानक नाम होता है जिससे वह उसी नाम से सारे विश्व में जाना जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? नाम पद्धति। ठीक है। तो अपन देखते हैं नाम पद्धति होती क्या है। ठीक है। नाम पद्धति में क्या है? प्रत्येक जीव का एक मानक स्टैंडर्ड नाम होता है, मतलब एक जीव का एक स्टैंडर्ड नाम होता है और उसी नाम से वह सारे विश्व में जाना जाता है। इसको अपन क्या कहते हैं? नाम पद्धति कहते हैं। स्पष्टतः नाम पद्धति तभी संभव जब जीवों का वर्णन सही हो और हम यह जानते हो कि यह नाम किस जीव का है, इसे पहचानना कहते हैं। ठीक है। तो नाम पद्धति कब संभव है? जब जीव का वर्णन सही हो, साथ में हम यह जानते हो कि यह नाम किस जीव का है। अब अपन देखते हैं पहचानना, आइडेंटिफिकेशन क्या होता है। तो देखो, जो किताबों में मतलब जीवों का वर्णन होता है उसे पढ़कर जीवों का वैज्ञानिक नाम जानना। ठीक है। जीवों का वैज्ञानिक, उसे क्या कहते हैं? पहचानना कहते हैं। अध्ययन को सरल करने के लिए अनेक वैज्ञानिकों ने प्रत्येक ज्ञात जीव का वैज्ञानिक नाम देने की प्रक्रिया बनाई है। देखो, जीव, इस दुनिया में इतने सारे पौधे प्राणी हैं, उनके और इनका अध्ययन कैसे करें। ठीक है। तो इसको अध्ययन को सरल करने के लिए अलग अलग अनेक वैज्ञानिकों ने प्रत्येक ज्ञात जीव को क्या वैज्ञानिक नाम देने की प्रक्रिया बनाई है। इस प्रक्रिया को विश्व में सभी जीव वैज्ञानिकों ने स्वीकार किया है। तो जो नाम देने की प्रक्रिया है ना, उसे विश्व के सभी जीव वैज्ञानिक यानी बायोलॉजिस्ट ने स्वीकार किया है। इस प्रक्रिया, ठीक है, पौधों के लिए वैज्ञानिक नाम का आधार सर्वमान्य नियम तथा कसौटी है जिनको इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर में दिया गया है। तो देखो, पौधों के लिए जो वैज्ञानिक नाम का जो मतलब नियम है सब और कुछ कसौटियां हैं वो कहाँ पे दी गई हैं? इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर में। आप पूछ सकते हैं कि प्राणियों का नामकरण कैसे, अब आप पूछ सकते हो कि प्राणियों का नामकरण कैसे करेंगे। तो प्राणी वर्गीय विधि मतलब जो एनिमल टैक्सोनॉमिस्ट हैं उनने इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर बनाया है। तो इनने क्या बनाया है? एनिमल टैक्सोनॉमिस्ट ने क्या बनाया है? प्राणी वर्गीय विदों ने क्या बनाया? इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ये जंतुओं का नाम, वैज्ञानिक नाम देता है। ठीक है। तो देखो, पौधों के लिए वैज्ञानिक नाम कौन देता है? ICVN। जंतुओं के लिए कौन देता है वैज्ञानिक नाम? ICZN। वैज्ञानिक नाम की यह गारंटी है कि प्रत्येक जीव का एक ही नाम रहे। तो देखो, वैज्ञानिक नाम की ये गारंटी है कि इस दुनिया में एक जीव का सिर्फ एक ही नाम रहे। किसी भी जीव के वर्णन से विश्व में किसी भी भाग में लोग एक ही नाम बांट सकें। अगर और साथ में वैज्ञानिक नाम की यह भी गारंटी है कि अपन किसी जीव का वर्णन करें ना, तो उस जीव के वर्णन से पूरे विश्व में, चाहे वो अमेरिका हो, जापान हो, भारत हो, कुछ भी हो, श्रीलंका हो, किसी भी जगह पे हर एक व्यक्ति उसका एक ही नाम बता सके। ठीक है। किसी भी जगह पे मतलब पूरे विश्व में के किसी भी भाग में और कहीं के भी लोग एक भी जीव का एक ही नाम बता सके जब उसका जीव का वर्णन सुन ले, वो उसके कैरेक्टर वगैरह सुन ले। तो वे यह भी सुनिश्चित करते हैं कि एक ही नाम किसी दूसरे ज्ञात जीव का ना हो। ठीक है। साथ में जो वैज्ञानिक होते हैं वो ये भी सुनिश्चित करते हैं कि एक नाम सिर्फ एक ही जीव का हो, किसी दूसरे ज्ञात जीव का ना हो। ठीक है। जीव विज्ञानी ज्ञात जीवों के वैज्ञानिक नाम देने के लिए सार्वजनिक मान्य नियमों का पालन करते हैं। तो देखो, जीव विज्ञान जो बायोलॉजिस्ट होते हैं ना, वो जीवों के ना वैज्ञानिक नाम देने के लिए क्या सार्वजनिक मान्य नियमों का पालन करते हैं। ठीक है। प्रत्येक नाम के दो घटक होते हैं, वंश नाम तथा जाति संकेत पद। इस प्रणाली को, जिसमें नाम के दो घटक होते हैं, इसे अपन क्या कहते हैं? द्विपद नाम पद्धति कहते हैं। और इस नामकरण प्रणाली को किसने दिया था? कैरोलस लिनियस ने सुझाया था। तो अपन पढ़ लेते हैं द्विपद नाम पद्धति। ठीक है। ठीक है। द्विपद नाम पद्धति। तो देखो, द्विपद नाम पद्धति क्या है? कैरोलस लिनियस ने दी थी। इसके अनुसार, ये द्विपद नाम पद्धति के अनुसार वैज्ञानिक नाम में कितने घटक होते हैं? दो घटक होते हैं। ठीक है। देखो,
ठीक है, 2 घटक होते हैं। 2 घटक में पहला वंशनाम होता है जिसे अपन जेनेरिक नेम कहते हैं, दूसरा जाति संकेत पद होता है जिसे स्पेसिफिक एपिथेट कहते हैं। ठीक है, दो शब्दों वाली नामकरण प्रणाली बहुत सुविधाजनक है। तो देखो जो द्विपद नाम पद्धति, 2 शब्द वाली नाम पद्धति है, ये क्या है, बहुत सुविधाजनक है। अब अपन देखते हैं, आगे पढ़ते हैं। आओ आम के उदाहरण द्वारा वैज्ञानिक नाम देने की विधि को समझाएं। अपन देखो, अब आम के उदाहरण से वैज्ञानिक नाम कैसे देते हैं इस विधि को समझेंगे। आम का वैज्ञानिक नाम मैंजीफेरा इंडिका है। तब आप यह देखेंगे यह नाम कैसे द्विपद है। इस नाम में मैंजीफेरा वंशनाम है जबकि इंडिका एक विशिष्ट स्पीशीज जाति संकेत पद है। ठीक है, तो देखो आम का वैज्ञानिक नाम क्या है, मैंजीफेरा इंडिका। इसमें मैंजीफेरा है क्या, वो वंशनाम है जिसे अपन क्या जेनेरिक नेम भी बोल सकते हैं, और इंडिका क्या विशिष्ट स्पीशीज या जाति संकेत पद है। ठीक है, नाम पद्धति के अन्य सार्वजनिक नियम निम्नलिखित हैं। ठीक है, जैविक नाम प्रायः लैटिन भाषा में होते हैं और तिरछे अक्षरों में लिखा जाता है। ठीक है, तो जो जैविक नाम होता है ना, बायोलॉजिकल नाम होता है ना, वो क्या है लैटिन भाषा, या तो लैटिन भाषा में होता है। ठीक है, ये लैटिन भाषा में होता है, तथा साथ ही जब अपन इनको लिखते हैं तो तिरछे अक्षरों से लिखा जाता है। इनका उद्भव चाहे कहीं से भी हुआ हो, इन्हें लैटिनीकरण अथवा लैटिन भाषा का व्युत्पन्न माना जाता है। देखो इनका जो जैविक नाम होता है, इनका उद्भव कहीं से भी हुआ, इनको अपन क्या लैटिन भाषा का व्युत्पन्न मानते हैं। जैविक नाम में पहला शब्द वंशनाम होता है जबकि दूसरा शब्द जाति संकेत पद होता है। तो जो जैविक नाम होता है ना, उसमें पहला जो शब्द होता है वो क्या होता है, वंशनाम होता है, और दूसरा पद क्या होता है, जाति संकेत पद होता है। ठीक है, जैविक नाम को जब हाथ से लिखते हैं तब दोनों शब्दों को अलग अलग और रेखांकित अथवा छपाई में तिरछा लिखना चाहिए। यह रेखांकन उनके लैटिन उद्भव को दर्शाता है। तो देखो जब भी अपन जैविक नाम को हाथ से लिखते हैं तो दोनों शब्दों को अलग अलग और रेखांकित लिखना चाहिए। ठीक है, और जब भी अपन इनको ठीक है, और जब भी अपन प्रिंट करते हैं तो अब तिरछा जब भी छपाई में, मतलब कहने का मतलब छपाई में तिरछा लिखना चाहिए। जो रेखांकन होता है, ये क्या इनके लैटिन उद्भव को दर्शाता है, मतलब लैटिन भाषा को दर्शाता है। ठीक है, कि लैटिन भाषा से उत्पन्न हुए। पहला अक्षर जो वंशनाम को बताता है वह बड़े अक्षर में होना चाहिए जबकि जाति संकेत पद में छोटा अक्षर होना चाहिए। मैंजीफेरा इंडिका के उदाहरण से इसकी व्याख्या कर सकते हैं। तो देखो जो पहला शब्द होता है, जो वंशनाम होता है, उसका पहला अक्षर यानी कि एम कैपिटल होना चाहिए, और जो दूसरा शब्द होता है जो जाति संकेत पद है, जैसे कि इंडिका का आई स्मॉल होना चाहिए। ठीक है, दूसरे शब्द का पहला वर्ड कैसा होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। जाति संकेत पद के बाद अर्थात जैविक नाम के अंत में लेखक का नाम लिखते हैं और इसे संक्षेप में लिखते हैं। जैसे जाति संकेत पद लिख देते हैं ना, वो अब यानी जैविक नाम लिख देते हैं, उसके अंत में अपन क्या लिखते हैं, लेखक का नाम लिखते हैं, और इसे क्या संक्षेप में लिखते हैं और ब्रैकेट में बंद करके लिखते हैं। उदाहरण क्या, मैंजीफेरा इंडिका लिन। ठीक है, इसका अर्थ है कि इस सबसे पहले स्पीच का वर्णन लिनियस ने किया था। जैसे कि देखो मैंजीफेरा इंडिका लिन, मतलब लिन ये क्या है, मतलब जाति संकेत पद के बाद अपन वैज्ञानिक का नाम कोष्टक में लिख देते हैं। और जो ठीक है, इसका मतलब होता है कि इस आम का सबसे पहले वर्णन किसने किया था, लिनियस ने किया था। ठीक है, यद्यपि सभी जीवों का अध्ययन करना असंभव, इसलिए ऐसी युक्ति बनाने की आवश्यकता है जो इसे संभव कर सके। इस प्रक्रिया को वर्गीकरण कहते हैं। देखो इस पृथ्वी पर इतने सारे जीव हैं कि उनका अध्ययन करना संभव नहीं है। तो अपन को क्या एक ऐसी युक्ति बनाना है जिससे कि इन सभी जीवों का अध्ययन करना संभव हो सके। इस प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं, वर्गीकरण कहते हैं। ठीक है,
वर्गीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें कुछ सरलता से दृश्य गुणों के आधार पर सुविधाजनक वर्ग यानी कैटेगरी में वर्गीकृत किया जा सके। तो वर्गीकरण क्लासिफिकेशन होता क्या है, जीवों को सरलता से दृश्य गुणों मतलब जो बाहर से गुण दिख रहे हैं उनके आधार पर वर्ग या कैटेगरी में वर्गीकृत करना क्या कहलाता है, वर्गीकरण कहलाता है। उदाहरण के नियम अब देखो, अपन इससे पहले अपन पढ़ लेते हैं कुछ चीजें। टैक्सॉन क्या होता है, टैक्सॉन एक वचन होता है, ठीक है। टैक्सॉन का मतलब होता है वर्ग या कैटेगरी का वैज्ञानिक नाम। जो वर्ग या कैटेगरी होता है उसका वैज्ञानिक नाम होता है टैक्सॉन। अपन आगे पढ़ेंगे अभी वर्ग क्या होता है, ठीक है। और टैक्सॉन क्या होता है, वर्गीकरण की इकाई होती है। टैक्सॉन को अपन क्या क्या रैंक भी बोलते हैं, रैंक या पद भी बोलते हैं, ग्रुप भी बोल सकते हैं। और टैक्सॉन का बहुवचन क्या होता है, टैक्सा होता है, ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे वर्ग क्या होता है। देखो वर्ग क्या होता है, वर्ग क्या है, समान जीवों का समूह को अपन क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। देखो वर्ग क्या है, 7 हैं। 7 कौन से, जगत, किंगडम, संघ, फाइलम, भाग, डिवीजन, ये दोनों एक ही हैं। एक जंतुओं के लिए, एक पौधों के लिए। वर्ग, क्लास, गण, ऑर्डर, कुल, फैमिली, वंश, जाति, ये सब क्या है, ये वर्ग है, कैटेगरी बोलते हैं जिसे इंग्लिश में, ठीक है। देखो ये सारे के सातों को आपस में मिलके या दो को मिला के, 3 को मिला के, 5 को मिला के अपन क्या boलेंगे, टैक्सा बोलेंगे। और किसी सिर्फ एक को अपन क्या बोलेंगे, टैक्सॉन बोलेंगे, ठीक है। अब अपन आगे पढ़ते हैं। उदाहरण के लिए हम पौधे अथवा प्राणियों और कुत्ता, बिल्ली और अथवा कीट में सरलता से पहचान लेते हैं। देखो अपन क्या है, पौधों को आसानी से पहचान लेते हैं, प्राणियों को आसानी से पहचान लेते हैं, कुत्ता को, बिल्ली और कीट को आसानी से पहचान लेते हैं, सरलता से पहचान लेते हैं, ठीक है। जैसे ही हम इन शब्दों का उपयोग करते हैं उसी समय हमारे मस्तिष्क में इन जीवों के ऐसे गुण आ जाते हैं जिससे उसका उस वर्ग से संबंध होता है। देखो जैसे अपन इनका नाम लेते हैं, ठीक है, उपयोग करते हैं, तो हमारे मस्तिष्क में तुरंत इन जीवों के ऐसे गुण आ जाते हैं जिससे उनका उस वर्ग से संबंध हो। जैसे मैं पेड़ के बारे में अपन जैसे पेड़ के बारे में सोचो तो अपन क्या सोचेंगे, एक पेड़ बहुत बड़ा सा होगा, उसमें तना होगा, शाखाएं होंगी, पत्तियां होंगी, फूल होगा, फल होंगे, ठीक है। इसी प्रकार अपन बिल्ली का सोचें तो बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है। और क्या सोच सकते हैं, बिल्ली के 4 पैर होते हैं। तो ऐसे अपने दिमाग में इमेज बन जाती है, ठीक है, जब भी अपन इनका उपयोग करते हैं तब। जब आप कुत्ते के विषय में सोचते हो तो आपके मस्तिष्क में क्या प्रतिबिंब बनता है, स्पष्ट आप कुत्ते को ही देखेंगे, ना कि बिल्ली को। जैसे देखो अपन कुत्ते के बारे में सोचते हैं तो अपने मन में किसका चित्र बनता है, कुत्ते का, ना कि बिल्ली का बनता है, ठीक है। अब यदि एल्सेशियन के विषय में सोचें तो हमें पता लगता है कि हम किस विषय में चर्चा कर रहे हैं। तो वो एल्सेशियन एक कुत्ता होता है, अगर अपन ने उसे भी देखा होगा, एक तरह से कुत्ता होता है एल्सेशियन। अगर अपन इसको सोचे तो अपन को लग रहा है ना कि एक कुत्ता, मतलब अगर अपन इसका पता चल जाए कि एल्सेशियन कुत्ता होता है तो अपने दिमाग में अगर एल्सेशियन नाम लेती कुत्ते की इमेज बन जाती है, ठीक है। इसी प्रकार मान लो हमें स्तनधारी कहना है तो आप ऐसे जंतु के विषय में सोचोगे जिसके भाग, कान तथा शरीर पर बाल होते हैं। अब देखो अगर कोई अपन से स्तनधारी कहता है तो अपने मन में क्या सवाल आते हैं कि स्तनधारी होते कौन है। तो स्तनधारी वो होते हैं जिनके भाग, कान और शरीर पर बाल होते हैं, ठीक है। इसी प्रकार पौधों में यदि हम गेहूं के विषय में चर्चा करें तो हमारे मस्तिष्क में गेहूं का पौधा आ जाएगा। अगर ऐसे ही अगर कोई अपन से बोले गेहूं के पौधे के बारे में अपन से कोई चर्चा करे तो अपने मस्तिष्क में गेहूं का पौधा आ जाएगा। इसलिए ये सभी कुत्ता, बिल्ली, स्तनधारी, गेहूं, चावल, पौधे, जंतु आदि सुविधाजनक कैटेगरी हैं। तो ये सब क्या है, कुत्ता, बिल्ली, स्तनधारी, गेहूं, चावल, पौधे, जंतु कैटेगरी है। और कैटेगरी को अपन क्या बोलते हैं, टैक्सा बोलते हैं, यानी ये टैक्सा भी हैं जिनका उपयोग हम पढ़ने में करते हैं। इन सभी कैटेगरी का उपयोग अपन क्या पढ़ने में करते हैं। इन वर्गों की वैज्ञानिक शब्दावली टैक्सा है, मतलब कैटेगरी को अपन वैज्ञानिक भाषा में क्या बोलते हैं, टैक्सा बोलते हैं। यहाँ आपको स्वीकार करना चाहिए टैक्सा विभिन्न स्तर पर सही वर्गों को बता सकता है। तो देखो यहाँ पे सही बात, ये भी बात सही है कि जो टैक्सा होता है वो विभिन्न वर्गों क्या है, तो देखो जो टैक्सा होता है ना वो विभिन्न स्तरों पर वर्गों को बता सकता है। जैसे कि जो टैक्सा है कोई
जगत के मतलब इस स्तर पर जगत को वर्ग को बता सकता है। कोई टैक्सा वर्ग के लेवल वर्ग वाली स्तर पर वर्ग को बता सकता है। कोई टैक्सा इस वाले स्तर पर फैमिली या के बारे में बता सकता है। कोई टैक्सा इस वाले स्तर पर वंश या जाति के बारे में बता सकता है। तो यानी कि क्या मतलब, कहने का मतलब क्या है कि टैक्सा होता है ना, वो क्या विभिन्न स्तर पर सही वर्गों को बता सकता है। पौधे भी एक टैक्सा है, गेहूं भी एक टैक्सा है, इसी प्रकार जंतु, स्तनधारी, कुत्ता, ये सभी टैक्सा है। तो देखो टैक्सा कौन कौन है, जंतु, स्तनधारी, कुत्ता, गेहूं, बिल्ली, कुत्ता, स्तनधारी, चावल, पौधे, जंतु, ये सभी क्या है, एक टैक्सा है, पर अलग अलग लेवल पे। कोई फाइलम, कोई मतलब किंगडम लेवल पे, कोई फाइलम लेवल पे, कोई क्लास लेवल पे, कोई वर्ग लेवल पे, कोई ऑर्डर लेवल पे है। ठीक है, लेकिन क्या आप देखो इसी प्रकार जंतु, स्तन, कुत्ता, ये सभी टैक्सा हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुत्ता एक स्तनधारी और स्तनधारी प्राणी है। देखो मतलब ये अब ये लाइन बोले कि कुत्ता एक स्तनधारी है और सारे के सारे स्तनधारी क्या होते हैं, एनिमल्स होते हैं। जंतु एनिमल्स प्राणी या जंतु होते हैं। इसलिए प्राणी, स्तनधारी, कुत्ता विभिन्न स्तरों पर टैक्सा को बताते हैं। ये सब क्या है, टैक्सा है। प्राणी, स्तनधारी, कुत्ता, मतलब सब कुछ टैक्सा ही है। ठीक है, अपन आगे पढ़ते हैं। इसलिए गुणों के आधार पर सभी जीवों को विभिन्न टैक्सा में वर्गीकरण कर सकते हैं। तो देखो गुणों के आधार पर अपन क्या है, सभी जीवों को विभिन्न टैक्सा में वर्गीकृत कर सकते हैं। ठीक है, तो अब अपन पहले बात कर लेते हैं टैक्सोनॉमी होती क्या है। तो गुणों के आधार पर सभी जीवों को विभिन्न टैक्सा में वर्गीकृत करना क्या कहलाता है, टैक्सोनॉमी कहलाता है। ठीक है, जो परंपरागत वर्ग की कन्वेंशनल टैक्सोनॉमी होते हैं उसके बेसिक आधार क्या है, इसी क्रम में याद कर लेना। इसी क्रम में ये सब मतलब होते हैं। ठीक है, ये इसकी प्रोसेस की स्टेप है, इसी क्रम में स्टेप आते हैं। पहला विशेषीकरण, कैरेक्टराइजेशन, किसी जीव के लक्षण निर्धारित करना। दूसरा पहचानना, आइडेंटिफिकेशन, किसी जीव को मतलब जो वर्णन, जिन लक्षणों का वर्णन उसके आधार पर जीव को पहचानना। ठीक है, फिर उसके बाद क्या, वर्गीकरण, जीव को क्लासिफिकेशन करना, वर्गीकरण करना किसी जीव का। नाम पद्धति, नॉमेनक्लेचर, जीव का नाम देना। ठीक है, ये चार स्टेप क्या है, टैक्सोनॉमी के चार बेसिक आधार हैं। इनको आप अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, गुण जैसे प्रकार, रचना, कोशिका की रचना, विकासीय प्रक्रम तथा जीव का पारिस्थितिक सूचना आवश्यक हो और ये आधुनिक वर्गीकरण अध्ययन के आधार हैं। ठीक है, तो देखो मॉडर्न टैक्सोनॉमी के आधार क्या है, ये एनसीईआरटी में हिंदी में अलग दिया, आप इंग्लिश में अलग दिया। तो आप इंग्लिश वाला याद कर लेना, क्योंकि प्रकार रचना तो समझ में ही नहीं आएगा आपको। जैसे प्रकार, क्या प्रकार होता है, तो इसका मतलब होता है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, जैसे कि मॉर्फोलॉजी के आधार, मॉर्फोलॉजी। ठीक है, रचना, इंटरनल स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, कोशिका की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, विकासीय प्रक्रम यानी जीव का विकास कैसे हुआ, जीव की पारिस्थितिक सूचना है। ये सभी क्या गुण हैं जो कि मॉडर्न टैक्सोनॉमी का आधार बनाते हैं। जैसे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, विकासीय प्रक्रम, जीव की पारिस्थितिक सूचना, मतलब जीव किस वातावरण में रहता है, क्या खाता है, क्या पीता है, ये जीव की पारिस्थितिक सूचनाएं होती हैं। ठीक है, इसलिए विशेषीकरण, पहचान, वर्गीकरण तथा नाम पद्धति आदि ऐसे प्रकार जो वर्गी की टैक्सोनॉमी के आधार हैं। तो अपन ने ये पहले ही पढ़ लिया कि टैक्सोनॉमी के क्या क्या आधार हैं। टैक्सोनॉमी क्या क्या आधार हैं, विशेषीकरण, पहचान, वर्गीकरण, नाम पद्धति। ठीक है, वर्ग की कोई नई नहीं है। देखो जो टैक्सोनॉमी है कोई नई नहीं है, मतलब ये बहुत पहले से चली आ रही है। ठीक है, मानव सदैव विभिन्न प्रकार के जीवों के विषय में अधिकाधिक जानने का प्रयत्न करता है, विशेष रूप से उनके विषय में जो उनके लिए उपयोगी थी। तो जो मानव है ना, उसकी एक आदत है कि वो विभिन्न प्रकार के जीवों में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करे, और खासकर उन जीवों के बारे में जो उसके लिए अधिक उपयोगी थे। जैसे कि अपन देखो आदि मानव को ले ले, आदि मानव अपनी मूलभूत आवश्यकता भोजन, कपड़े, आश्रय के लिए नए नए स्रोत खोजने पड़ते थे। जो आदि मानव था ना, उसे अपनी मूलभूत आवश्यकता रोटी, कपड़ा, मकान के लिए क्या नए नए
स्रोत की खोज करना पड़ती थी। इसलिए विभिन्न जीवों के वर्गीकरण का आधार उपयोग पर आधारित है। इसलिए जो प्रारंभ में जो वर्गीकरण हुए थे उन सब का आधार क्या था? उपयोग पर आधारित था। ठीक है। काफी समय से मानव विभिन्न प्रकार के जीवों के विषय में जानने और उनकी विविधता सहित उनके संबंध में रुचि लेता रहा है। तो फिर क्या एक लंबे समय से मानव ने क्या कई प्रकार के जीवों के विषय में उसने जानने की उसकी इच्छा और उनकी विविधता सहित उनके संबंध और उनकी मतलब डाइवर्सिटी, मतलब कि जीवों की कई प्रकार के जीव पाए जाते हैं। ठीक है। तो उस चीज़ को जानना और साथ में ये पृथ्वी पर जीव पाए जाते हैं उनका आपस में संबंध क्या है, इन सब चीज़ों को जानने में उसकी रुचि बहुत ज़्यादा रही है। अध्ययन की इस शाखा को क्या कहते हैं? वर्गीकरण पद्धति, सिस्टमेटिक कहते हैं। तो इसे अपन क्या कहते हैं? सिस्टमेटिक्स कहते हैं। तो सिस्टमेटिक्स होती क्या है? टैक्सोनॉमी प्लस विकासीय संबंध, यानी कि इवोल्यूशनरी या फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। जब अपन टैक्सोनॉमी में विकासीय संबंध जोड़ देते हैं तो क्या बन जाती है? सिस्टमेटिक्स बन जाती है। मतलब टैक्सोनॉमी प्लस विकासीय संबंध का अध्ययन को क्या बोलते हैं? सिस्टमेटिक। अब टैक्सोनॉमी में क्या क्या होता है? विशेषीकरण, पहचानना, वर्गीकरण, नाम पद्धति। ठीक है। सिस्टमेटिक शब्द लैटिन शब्द सिस्टमा से आया है। तो जो सिस्टमेटिक शब्द है ना, वो क्या लैटिन शब्द सिस्टमा से आया है, जिसका अर्थ है जीवों की नियमित व्यवस्था। और उसका अर्थ क्या है? जीवों की नियमित व्यवस्था। लीनियस ने अपनी पब्लिकेशन का टाइटल क्या चुना? सिस्टमा नेचर चुना। लीनियस ने जो अपना जो बुक पब्लिक की थी उसका नाम क्या रखा था? टाइटल क्या था? सिस्टमा नेचर। वर्गीकरण पद्धति, सिस्टमिक पद्धति में पहचान, नाम पद्धति और वर्गीकरण को शामिल करके इसके क्षेत्र को बढ़ा दिया गया है। देखो सिस्टमेटिक्स में क्या आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन को शामिल करके इसके क्षेत्र को क्या बढ़ा दिया गया है। वर्गीकरण पद्धति में जीवों के विकासीय संबंध का भी ध्यान रखते हैं। और अपन ने पढ़ लिया था कि जो सिस्टमेटिक होता है उसमें जीवों के विकासीय संबंध का भी ध्यान रखते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू दोस्तों।